स्टार्ट होगी। आज मैच भी है सर शाम को 7 बजे। 7 बजे। तो क्या होप्स है कि सर टीम पाकिस्तानी होएगा तो ये कहेंगे इंशाल्लाह हम नहीं रियलिस्टिक क्या है? रियलिस्टिक तो यही है कि हमेशा की तरह हम हाँ एज यूजुअल जो है पता नहीं चल रहा, 2 ओवर जिसके अच्छे लग गए, 2 ओवर जिसके अच्छे लग गए वही जो है। जो प्रेशर को पाकिस्तान के बाद भी अच्छे हिटर है टी20। कौन कौन सा है? आप मिडिल ऑर्डर में कौन है? फखर जमान है, शर्जील है, मैंने कहा शजील भी है? शजील तो नहीं है। नहीं नहीं है। नहीं है। कौन सा होता है? मेरे जैसा साहब तुम्हें कोई पता नहीं है। सर बाबा बैट्समैन है, फखर जमान है, हाँ रिजवान है, हफीज। अच्छा जी, चले गए ऑनलाइन चले गए जी। प्लीज बताएं जी कि ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी बोथ ओके है जी? ओके 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 चलिए जी। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2 ऑफ फेडरल एक्साइज। ये चैप्टर जो है ना, ये मैं अगेन कह दूं कि टाइटल्स ऑफ सेक्शंस as well as chapters are equally important। बराबर के अहमियत है चैप्टर्स की भी और टाइटल्स की भी, नहीं छोड़ना किसी को भी, ठीक है? ये आप लोगों ने याद करने ही करने हैं। कॉन्सेप्ट तो होने ही होने डेफिनेटली, वो तो आप करोगे, लेकिन इनको भी आपने जरूर करना है। अब चैप्टर आ गया, चैप्टर 2 है लेवी कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी। सेक्शन 3 ड्यूटी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी लेविड। सेक्शन 3 ऑलमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में से एक ये है, ठीक है? लेविड अंडर शेड्यूल 1 टू बी पेड। अच्छा, ये शेड्यूल 1 में ना अगर आप इसको खोल के देखते हो तो हर चीज के आगे रेट लिखा हुआ है कि इस पे कितना लगेगा, इस पे कितना लगेगा, इस पे कितना लगेगा, ठीक है? इसलिए वो शेड्यूल के मुताबिक कह रहा है। फिर वो कहता है लगेगा किस पे, यहाँ पे है कि वो किस पे लगेगा। नंबर 1 लगेगा टैक्स रेट के ऊपर। रेट भी मैं बता देता हूँ, लेकिन रेट कुछ मैं बताऊंगा, एक मैं बताऊंगा, बाकी सारे के सारे शेड्यूल के अंदर है कि इस चीज़ पे कितना रेट है। तम्बाकू अगर इस कंडीशन में है फिर क्या रेट है, तम्बाकू अगर इस कंडीशन में क्या रेट है, बेवरेजेस अगर इस कंडीशन में क्या रेट है, सीमेंट ये वाली अगर किस्म आप ले रहे हो तो फिर क्या रेट है। तो रेट्स जो हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो किन चीज़ों पे लगेगा? गुड्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है, इंपोर्ट की पाकिस्तान के अंदर। फिर क्या किया आपने? सर्विसेज रेंडर की, ठीक है? सर्विसेज रेंडर की पाकिस्तान के अंदर, या सर्विसेज ओरिजिनेट हुई पाकिस्तान से बाहर और उनको सर्व किया गया पाकिस्तान के अंदर। ओरिजिनेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, और रेंडर किया गया इन पाकिस्तान। ठीक है जी। और गुड्स को नॉन टैरिफ एरिया से उठाकर लाया गया टैरिफ एरिया में। तो ऐसी
ऐसी जो हैं चीज़ें, ऐसी सर्विसेज, इनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो लगेगी उसका रेट क्या होगा, ये पेपर में आने वाली चीज़ कि फेडरल, जिस तरह सेल टैक्स का जनरल रेट क्या है 17%, इसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी का रेट क्या है 15%। क्या है 15%। हाँ जी, अच्छा अच्छा, ये याद रखिएगा, ये 15% जो है ना, ये अदर देन गुड्स जो कि शेड्यूल 1 के अलावा है, जिन पे लग रहा है, लेकिन शेड्यूल 1 में जो चीज़ें दी गई हैं उनके मुताबिक जो शेड्यूल 1 के उनके सामने रेट लिखा होगा वो है। हम थोड़ा सा इसको ना शेड्यूल 1 को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि शेड्यूल 1 में कैसे लिखा होगा। लाइक ये है जी, कहते हैं एरिएटेड वाटर्स, हेडिंग इसकी ये है 13% लिखा हुआ है इसके सामने, ठीक है। आगे आ जाते हैं यहाँ, सिगरेट ऑफ टोबैको 65%, 65%, ठीक है। तो शेड्यूल 1 में जो रेट लिखे हुए हैं जिस प्रोडक्ट के अंदर, जिस गुड्स के सामने, वो रेट लगेगा। लेकिन जो शेड्यूल 1 में नहीं लिखे हुए, जो एक्सेप्ट शेड्यूल 1 जो चीज़ें हैं उनके ऊपर क्या लग जाएगा 15%। अब पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि शेड्यूल 1 में जो नस्ल की चीज़ है वो लिखी गई और आगे रेट लिख दिया गया, लेकिन जो शेड्यूल 1 में रेट नहीं लिखे गए फिर क्या होगा 15%। इसके अलावा वाले जो है 15%, ठीक हो गया जी। हाँ हाँ, अच्छा, फिर वो कहता है कि चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर जो फेडरल एक्साइज है वो, उसका टाइम ऑफ पेमेंट क्या है और कब लगेगा, ठीक है। जब इंपोर्ट होंगी पाकिस्तान के अंदर तो इंपोर्ट के ऊपर सही चल रही है जी। जब इंपोर्ट हो रही हैं तो इंपोर्ट के ऊपर कस्टम वाले हमने बिठाए हुए हैं जो कि देखते हैं कि ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर आ रही है, वहाँ पे वो सेल टैक्स भी लगाते हैं, कस्टम ड्यूटी भी लगाते हैं और क्या लगाते हैं एफईडी, ठीक है जी। तो उस वक्त जो एफईडी लगेगी, जिस तरह सेल टैक्स पे हो रहा होगा, दूसरे टैक्सेस पे हो रहे होंगे, उसी तरह क्या हो जाएगा एक्साइज ड्यूटी भी पे कर दी जाएगी। कस्टम एक्ट कौन सा है पाकिस्तान में पूछा जा सकता है, तो बार बार हम कह चुके हैं कस्टम एक्ट 1969। बैंकिंग वालों का कौन सा ऑर्डिनेंस है 1962, ठीक है। फेडरल एक्साइज से पहले कौन से वाला एक्साइज था, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। ये वाले और पिछले ये याद रखने, सेल टैक्स ये वाला और इससे पिछला, इनकम टैक्स ये वाला, इससे पिछला, उससे पिछला, ठीक है। ये याद रखने आप लोगों ने। अच्छा, फिर वो कहता है कि क्या टैक्स इसी तरह लगेगा गुड्स के ऊपर, गुड्स कुछ हम प्रोडक्शन की कैपेसिटी के ऊपर, प्लांट के ऊपर, कि प्लांट की कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से फेडरल एक्साइज एक्ट लग जाएगा। क्या होगा प्रोडक्शन की कैपेसिटी देखते हुए आप चाहे प्रोड्यूस करें ना करें, एक्साइज क्या होगा अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन की कैपेसिटी लग जाएगा। फिर एक तरीका लगाने का होता है, यहाँ देखो ये जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, नॉन टैरिफ से टैरिफ में लेके आ रहे हो, फिर लग रहा है, तो यहाँ पे क्या है प्रोडक्शन की कैपेसिटी के ऊपर ही लग जाएगा। जिस तरह हमने फिक्स टैक्स भी किया था, जिस तरह भट्ठों को हमने कहा था तो जिस तरह भट्ठे वाले हैं वो भट्ठा चलाएं ना चलाएं, ईंटें ब्रिक्स मेकिंग करें ना करें, लग रहा था ना, इसी तरह ये वाले टैक्सेस भी लग जाएंगे। फिर हमने क्या फर्दर टैक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था राव साहब, फर्दर टैक्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि फर्दर टैक्स ये कि जब आप सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं,
नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है सेल टैक्स में या फेडरल एक्साइज ड्यूटी में, या फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे आ जाए, जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जब आप उसको सेल करते हैं तो सेल करते हुए जो रेट लिखा हुआ है वो भी लेंगे और साथ में फर्दर टैक्स भी लेंगे। और वहाँ पे 3% था, सेल टैक्स एक्ट में कितना था? 3%। 3% फर्दर टैक्स लेंगे, लेकिन फेडरल एक्साइज एक्ट में आप 2%। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, इनको मेमोराइज करना पड़ेगा कि फेडरल एक्साइज एक्ट में 2% और सेल टैक्स एक्ट में 3%। हाँ, तो फिर ये सबको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार हासिल है, सबको पता है फेडरल गवर्नमेंट को क्या हासिल है, इख्तियार हासिल है कि वो किसी से लोअर टैक्स ले ले या बड़े रेट पे टैक्स ले ले, छोटे रेट पे टैक्स ले ले या बड़े रेट पे टैक्स ले ले। फिर वो कहता है कि ये तो टैक्स लग गए, अब बताओ कि किसकी लायबिलिटी है कि वो पे करें। लायबिलिटी किसके ऊपर है कि वो टैक्स पे करे? कौन जमा करवाएगा? एफपीआर के खजान, जो कौमी खजाने में आके, जो अगर मैन्युफैक्चरर है तो कौन करवाएगा? इसके बिहाफ पे और यही करवाएगा। अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है तो कौन करवाएगा? इंपोर्टर कर रहा है। अगर कोई नॉन टैरिफ एरिया से टैरिफ एरिया में लेके आ रहा है तो हु इज ब्रिंगिंग इन टैरिफ एरिया? ठीक है। और जो सर्विस रेंडर कर रहा है, जो बंदा सर्विसेज दे रहा है, तो लायबिलिटी किसके ऊपर है? जो बंदा सर्विसेज दे रहा है वो पे करेगा, जो नॉन टैरिफ एरिया से उसको उठा के रख रहा है कन्वीनियंस पे, टैरिफ एरिया में लेके आ रहा है वो पे करेगा एक्साइज, जो इंपोर्ट कर रहा है वो पे करेगा, और जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो पे करेगा। ये रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है? ये हीट अप होगा, कर लो ऑन उससे ना, हीट अप बन रही है इस कमरे में। फिर ना यहाँ पे ये सेक्शन 3 को ख़त्म होने जा रहा है। सेक्शन 3 के एंड पे वो कह देता है कि आप देखें कि एक शेड्यूल 4 में उसने ना कुछ मिनिमम प्रोडक्शन के बारे में बात की थी। शेड्यूल 4 अभी फौत हो चुका है, लेकिन शेड्यूल 4 के फौत होने से पहले वो शेड्यूल 4 कुछ, लेकिन यहाँ से उन्होंने इसको डिलीट नहीं किया। शेड्यूल 4 को तो फौत करवा दिया, ओमिट करवा दिया थ्रू फाइनेंस एक्ट 2021। तो एनॉमलीज रह जाती हैं कि अभी ये वाला सेक्शन जो है उसको ये डिपेंडेंट है शेड्यूल 4 के ऊपर, कि शेड्यूल 4 में जो होगा उसके साथ ये होगा। तो शेड्यूल 4 तो रहा नहीं, सेक्शन भी नहीं उड़ जाना चाहिए, लेकिन सेक्शन वहाँ का वहाँ कायम दायम है, इसको ओमिट नहीं किया गया। तो ये इस साल हाईलाइट होगा, अगले साल वो क्या करेंगे, ओमिट कर देंगे। तो ये सब सेक्शन 5A है। इसमें मैं सिर्फ ये बता दूं, वो कह रहा है कि एक मिनिमम प्रोडक्शन होती है जो कि देखी जाती है कि इतनी तो होगी। एक होती है एक्चुअल। आप अगर एक्चुअल जो मिनिमम की कैलकुलेशन की हुई है, बेस्ट एस्टिमेट लगाए गए हैं, अगर उससे कम है तो आपको टैक्स किस हिसाब से देना होगा? मिनिमम प्रोडक्शन के हिसाब से। शेड्यूल 4 में वो लिखा, और शेड्यूल 4 खत्म हो गया। अब आगे इसको करना है तो कर लो यार। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब दौड़ और तेज करते हैं आप लोग। माशाल्लाह काफी रफ्तार से आगे दौड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी और हिम्मत करना शुरू कर दें। अच्छा, फाइलिंग ऑफ रिटर्न सेक्शन 4 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि बन सकते हैं।
फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न को फाइल करना। अच्छा, रिटर्न क्या है? रिटर्न वही जो आपने पूरे एक महीने के दौरान किया, यहाँ पे ये बात एक महीने बाद होती है, लिखे एक महीने बाद होती है। वही अगर अभी जो गुजरा है 1 से लेकर 1/9/2021 से लेकर 30/9/2021 एक पीरियड था। इस पीरियड में जो कुछ आपने किया उसका आपने हिसाब किताब 15/10/2021 को देना है अकॉर्डिंग टू फेडरल एक्साइज एक्ट, और लेकिन 18 तक बढ़ाया गया है इसको। ठीक है, तो आपने ये करना है। तो आप ये रिटर्न जो फाइल करेंगे वो सेक्शन 4 के थ्रू करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक होगी। फाइलिंग करते हुए इसमें आप अपना सेल, परचेज, टैक्स की अमाउंट, कितना टैक्स पे किया, कितना बना, कितना आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, स्टॉक कैरी, सारा कुछ आप इस रिटर्न के अंदर डाल देंगे। इसके अंदर आप हाईलाइट करेंगे, शो करेंगे। रिटर्न आप फाइल करेंगे 15 के अंदर अंदर रिटर्न फाइल होगी। रिटर्न फाइल करते हुए आप दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे, ट्रू एंड करेक्ट। वर्ड नोट करें, ये वर्ड ये याद रख लें। जो आप इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाल रहे होंगे रिटर्न के अंदर, दैट मस्ट बी ट्रू एंड करेक्ट होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए उसके अंदर वो होनी चाहिए ट्रू एंड करेक्ट। और 15 को आपने उसको फाइल करना है, 1 महीने की वो होती है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होती है। और जब आपने फाइल की, आपसे होगी गलती, आपसे क्या हो गया, कमीशन हो गई कोई, आपने कोई चीज़ लिखनी थी वो सही तरह नहीं लिखी गई, तो आप क्या अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। अगर रिवाइज कर सकते हैं तो जो रिटर्न फाइल होगी वो रिवाइज रिटर्न होगी। वो क्या होगी? रिवाइज रिटर्न। तो रिवाइज रिटर्न आपकी करने के लिए कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यूज को दरखास्त देनी होगी। लेकिन अगर आपने जब फाइल की 15/10 को, इसके 60 दिन के अंदर अंदर अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो आपको कमिश्नर साहब को दरखास्त देने की ज़रूरत नहीं है। अगर दरखास्त देने की ज़रूरत नहीं है अगर जब आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो टैक्स आपने पहले दिया था उससे ज़्यादा टैक्स जमा करवा रहे हैं। पहले अगर आपने जब एक्चुअल रिटर्न फाइल की थी 15 को, अगर वहां पे 1 लाख रुपए जमा करवाया था, 60 दिन के अंदर अंदर आपको होश आ गई कि यार 1 लाख नहीं 1,05,000 बनता है, तो आप 60 दिन के अंदर बगैर दरखास्त दिए आप खुद कर जाएंगे। ठीक है, हो जाएगी। लेकिन अगर आप रिवाइज रिटर्न करना चाहते हैं और टैक्स की बजाय आपने रिफंड की अमाउंट निकाली थी और रिफंड आपने बनाया था 1 लाख, और अब आपको पता चला कि 1 लाख नहीं है, रिफंड मेरा थोड़ा बनता है वो है 95,000, तो अब भी आपको कमिश्नर साहब से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर आप कर लेते हैं, आप कहते हैं कि मैंने जो FPR से पैसे लेने हैं, जो रिफंड लेना है वो थोड़ा लेना है ना कि ज़्यादा लेना है, तो थोड़ा अगर आप करने जा रहे हैं रिफंड को, तो फिर भी कमिश्नर साहब के आगे अर्जी डालने की ज़रूरत नहीं है। बगैर अर्जी डाले आप 60 दिन के अंदर कर सकते हैं। लेकिन 60 दिन गुजर गए तो फिर आपने चाहे टैक्स बढ़ाना हो चाहे रिफंड कम करना हो, 60 दिन से ऊपर हो गया तो आपको दरख्वास्त देनी पड़ेगी। और ये मैक्सिमम समझ लिया क्या कोई मसला हाँ, जिसको नहीं आई नो प्रॉब्लम, हम दोबारा कर लेते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट है, मतलब उन्होंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि ना वो पिछला प्रोडक्शन वाला आप रिवाइज कर दें, हाँ वो तो गुजर गया। 60 अब इसको इसकी मदद करिए। मेरे शायद उनके स्टार्ट पास, डेट का फिर बता दीजिए। शायद उनके सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं इसको बता रहा हूँ, ये देखो बेटा, स्पीड कम कर लेते हैं एक तो, ठीक है, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाते हैं तो काम खराब हो जाता है। सेक्शन 4 जो है फेडरल एक्साइज का, वो कहता है कि रिटर्न फाइल करो। रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने 1 महीना होता है फेडरल एक्साइज का
पीरियड का, जिस तरह टैक्स पीरियड सालाना होता है इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में महाना होता है, इसी तरह फेडरल एक्साइज में वो एक महाना होता है। पीरियड स्टार्ट होता है हर महीने की पहली डेट को और पीरियड एंड होता है हर महीने की आखिरी डेट को। इस डेट के दौरान डेफिनेटली आपने कुछ खरीदा होगा और आपने कुछ बेचा होगा। आपने खरीदते हुए फेडरल एक्साइज जमा करवाया होगा और बेचते हुए आपने लोगों से निकलवाया होगा। ये सारा हिसाब किताब आपने एक गोशवारा जमा करवाना होता है, जिसको रिटर्न कहा जाता है, वो जमा करवाना होता है और आपने जमा करवाते हुए ये निकालना होता है कि क्या और कोई लायबिलिटी बनती है पे करने वाली या कोई रिफंड बनता है कि हमने खरीदारी करते हुए ज़्यादा टैक्स दे दिया हुआ है और जब हमने उसी को बेचा और तो कम इकट्ठा किया हुआ है तो हमारी लायबिलिटी नहीं बनती, हमारा रिफंड बनता है। हमारी लायबिलिटी नहीं बनती, हमारा क्या बनता है? रिफंड बनता है। और अगर आपने दिया कम हुआ है खरीदारी पे और बेच के ज़्यादा इकट्ठा किया हुआ है, आपका फिर रिफंड नहीं बनता बल्कि और देने वाला बनता है। ठीक है, और टैक्स देने वाला बनता है। सही। तो जब भी आप फाइल करेंगे, जब ये इंफॉर्मेशन रिटर्न बनाने लगेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिकली बनेगी। ठीक है, और जब आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन को इंटर कर रहे होंगे वो ट्रू होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। वो ट्रू होनी चाहिए और वो सच्ची होनी चाहिए और ठीक होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। और करेक्ट इस डेट को आप फाइलिंग करेंगे, आप 15/10 तक करेंगे। ठीक है, लेकिन एफबीआर को इख्तियार हासिल है कि वो नोटिफिकेशन दे के इस डेट को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। ठीक है, तो ये अब रिटर्न आपने फाइल कर दी ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल के। आपको जब आपने फाइल की, आपको पता चला कि मैंने जो परचेजेस की थी वो परचेजेस मैंने गलत लिख दी है, या मैंने जो सेल की थी वो सेल गलत लिख दी है, और गलत लिखने की वजह से अब मुझे चाहिए मैं करेक्ट करूँ। तो आप मैक्सिमम कितने पीरियड के अंदर करेक्शन कर सकते हो? आप 120 दिन के अंदर मैक्सिमम करेक्शन कर सकते हो। आप कितने दिनों के अंदर कर सकते हो? 120 दिन के अंदर। लेकिन पहले 60 दिन के अंदर आप करेक्शन करना चाहते हो तो बगैर दरखास्त के कर सकते हो, विदाउट एप्लीकेशन टू कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। लेकिन अगर 60 दिन क्रॉस हो जाए तो फिर विद एप्लीकेशन टू कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू फिर आप कर सकते हो रिवाइज मीन जो आपने लिखा हुआ है, जो आपने जमा करवाया उसमें चेंजेस करना चाहते हैं आप। ठीक है, तो रिवाइज अगर आप करना चाहते हैं उसकी ये बात थी कि अगर 60 दिन के अंदर होश आई है और करेक्शन करना चाहते हैं तो बगैर दरखास्त ये कर सकते हैं, बशर्ते के दो चीज़ें हो या दोनों में से एक हो कि टैक्स जो आपने रिटर्न फाइल करते हुए जमा करवाया था, अब जब रिवाइज कर रहे हो तो उससे ज़्यादा टैक्स देना चाह रहे हो। नंबर 2 कि जब आपने ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाई थी 15 को, उस वक्त आपने कहा था कि मेरा रिफंड ज़्यादा बनता है, लेकिन बाद में पता चला कि जितना मैंने मांग लिया उतना नहीं बनता बल्कि उससे कम बनता है। आप कम का के डिमांड करके आप 60 दिन के अंदर अंदर रिवाइज कर सकते हो। अब आपने बगैर दरखास्त किए हुए, लेकिन अब आपको अगर 60 दिन के बाद होश आती है तो चाहे आप और पैसे भी जमा करवाना चाह रहे हो या जो आप कहते हो मैंने एफबीआर से लेने हैं वो कम शो करना चाह रहे हो, आपको फिर दोनों सूरतों में दरखास्त जो है वो देनी ही पड़ेगी। और मैक्सिमम पीरियड जो दरखास्त का है वो 120 दिन है। आई होप कि थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अच्छा, ये रिटर्न फाइलिंग के बाद फिर वो कहता है कि जो टैक्स जो बनता है वो जमा करवाने जाना है, जो डेजिग्नेटेड बैंक्स हैं वहाँ भी पहले होता था डेजिग्नेटेड बैंक्स, नेशनल बैंक के फ्राम ब्रांच में आप जमा करवा लें, स्टेट बैंक के काउंटर पे जमा करवा लें। आजकल तो ऑनलाइन ही हो गया है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेजिग्नेटेड बैंक, ब्रांचेस ऑफ बैंक्स डेजिग्नेटेड। और आगे हम बढ़ते हैं, जब आपने रिटर्न फाइल की तो फिर बोर्ड को इख्तियार हासिल है कि रिटर्न में आप फाइल कर रहे हो तो बोर्ड को इख्तियार हासिल है कुछ समरियां भी मांग ले आपसे। क्या मांग सकता है? समरी। तो बोर्ड को इख्तियार हासिल है, किसको इख्तियार हासिल है समरी मांगने? बोर्ड को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इख्तियार हासिल है कि वो समरीज मांग सकता है आपके
इंपोर्ट के बारे में, परचेज़ के बारे में, सेल्स के बारे में, स्टॉक के बारे में, टैक्स पे किया उसके बारे में, एट्सेट्रा। और आपको वो लाजम है कि आप वो समरी प्रोवाइड करोगे, क्योंकि वो डिस्क्रिपेंसी भी उसके सामने आई होगी, वो डिस्क्रिपेंसी को अनर्थ करना चाह रहा है, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है। और फिर ये समरी के साथ साथ एक अलग किस्म की रिटर्न भी मांग सकता है। उस रिटर्न का नाम लिखा हुआ है कंपोजिट रिटर्न। वो आपको ये भी कह सकता है कि रेगुलर रिटर्न के साथ बोर्ड कौन सी रिटर्न मांग सकता है, तो उसका नाम क्या होगा? कंपोजिट रिटर्न। उसका नाम क्या होगा? कंपोजिट। हाँ, तो बोर्ड जो है वो कंपोजिट रिटर्न भी मांग सकता है समरी के साथ साथ। सही। तो डेट वाज ऑल, इसलिए मैंने कहा कि दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 4, इसमें दिन भी आ रहे हैं और इसमें रिवाइज रिटर्न के बारे में पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के बारे में भी हो सकता है, समरियाँ भी बोर्ड मांग रहा है, कंपोजिट रिटर्न भी बोर्ड मांग रहा है। तो ये दैट्स व्हाई सेक्शन 4 इज इम्पोर्टेंट सेक्शन। अच्छा, सेक्शन 5 और 6 पढ़ेंगे और सेक्शन 5 और 6 पढ़ने के बाद इंशाल्लाह हम जो है ना फिर वो डिसकंटिन्यू कर देंगे। 5 और 6 पढ़ने के बाद हम फिर ना वो डिसकंटिन्यू करेंगे और 15 मिनट में हम इंशाल्लाह ये इससे पहले हो जाएगा। सेक्शन 5 जैसे हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे उसके दौरान ही हमने कह दिया था कि सेक्शन 5 जो है वो जीरो रेटेड है। तो इसमें फिर आपको ये समझने में आसानी होगी कि जीरो रेटेड जो हमने कहा था, इस पे टैक्स तो होता है बट एट द रेट ऑफ 0%। सेक्शन 5 जीरो रेटेड। अच्छा, मैं ना ये दोनों बैचेस वो वाले हैं जो कि विदाउट इंग्लिश वाले हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ अपनी इंग्लिश की तैयारी साथ ज़रूर करते रहें, प्रोफेशनल के साथ साथ इंग्लिश की तैयारी भी ज़रूर करते रहें और उसको काम खींच के रखें उधर भी, कि उसको भी आपने प्रिपेयर सही तरीके से करना है, बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि 80 मार्क्स आए हों प्रोफेशनल में और उधर से झंडे गाड़ दिए गए हों। ठीक है, ये काम नहीं करना, सही। और डेली प्रैक्टिस करें, डेली अपनी नॉलेज को इंग्लिश के डेली टाइम रख लें कि मैंने 45 मिनट्स इंग्लिश को देने डेली, तो फिर जाके ये चीज़ पकड़ी जाएगी। और इंग्लिश का तो इतना डाटा अवेलेबल है नेट पे, इतना डाटा अवेलेबल है कि ऑनलाइन आप सिंपल लिखो ना, मैं आपको बताता हूँ। आप अभी गूगल ओपन कर लें, जिनके पास है वहाँ पे लिखें ऑनलाइन टेस्ट फॉर प्रपोजिशन। जैसे ही आप लिख रहे हो इंटर को प्रेस करो जी, आपको ये उठा के ऑनलाइन टेस्ट जो है जो आप दे सकते हो अभी बैठे हुए प्रपोजिशन के MCQs का ये उठा के वहाँ ले जाएगी। आप टेस्ट दें, एक साइड पे टेस्ट दें, हज़ारों साइटें इंग्लिश इज़ वेरी इजी टू लर्न। इंग्लिश एक ऐसी ज़ुबान है जिस पे इतना ज़्यादा मवाद अवेलेबल है कि बड़ा आसान है इसको सीखना। तो आप ऑनलाइन करें टेस्ट फॉर, कर लिए सही आपने? देखो फिर कहाँ पे पहुँचे हम, काफ़ी आगे। एक को खोलें, किसी को भी एक और क्लिक कर लें, अब आगे MCQ दिखाएं। ये इन्होंने किया है और इन्होंने स्टार्ट, ये आ गया अभी। ये एरर वाला है, ये वो बता रहा है ये कि इस पे क्या आएगा। इन तीनों में क्लिक करो, ठीक है, तो इनमें से कौन सा ठीक है, सही है। आप इसको वापस आ जाओ, इसके मिडनाइट इनमें से कौन सा है, तो आप क्लिक करो, सबमिट करो सारे, और आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे हैं। और साथ में फिर ये आपको ये मुझे नहीं पता इन्होंने कौन सा निकाला, लेकिन इस तरह के हज़ारों मौजूद है। ठीक है, तो ऑनलाइन जाके आप टेस्ट दें,
प्रपोजिशन का टेस्ट दें, उसके बाद प्रपोजिशन हो जाता है तो वर्ब और नाउन के कम्बिनेशन का टेस्ट दें, ये टेस्ट दे दें। इस पर बहुत ज़्यादा मौजूद है। उसके बाद आप वर्ब और सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर टेस्ट दें। तो टेस्ट देने से आपका क्या होगा कि आपकी इंग्लिश की एबिलिटी बढ़ती जाएगी, और जो हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं उसमें ये फिर ये वाली ऐड हो जाएगी ना, आप प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपके चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कल जब आप नई क्लास के लिए आएँ तो आपने कम से कम 2-2 3-3 प्रैक्टिस किए हों ये वाले। और अगर किसी को बहुत अच्छी साइट मिले जिस पे 100 या 200 क्वेश्चन डायरेक्ट अटैम्प्ट हो रहा है, क्योंकि मैं किया करता था वो 20-25 के आते थे, तो ये 20-25 वाले निकालें आप भी मेरे साथ शेयर कर दें, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि इसको जाके अटैम्प्ट कर लो सारे। अगर 1-2 बच्चे भी मेहनत कर लेंगे और वो शेयर कर देंगे तो हम उसी को फॉरवर्ड कर देंगे दूसरों को भी कि इसको अटैम्प्ट करो, और अटैम्प्ट करके देखो कि क्या तुम्हारी प्रपोजिशन सही फिट हो रही है या नहीं हो रही। चलिए, तो इसमें जो जीरो रेटेड है इसके बारे में हम ये कर लेते हैं कि जीरो रेटेड कौन सी है। वही जो एक्सपोर्ट वाली है। अब जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो एक्सपोर्ट के ऊपर आप क्या करते हैं, जीरो रेटेड के हिसाब से चार्ज करते हैं। जीरो रेटेड का मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ कि जब आप चीज़ बेचते हैं, लाइक 1 लाख की है तो आप उस पर टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप 0% के हिसाब से करेंगे और कहेंगे कि इस पर एक्साइज टैक्स 0 बनता है, इसे कहते हैं जीरो रेटेड। अदरवाइज नॉर्मल जो मैंने बताया 15% करेंगे और नॉर्मल गुड होगी तो क्या होगा 15,000 का टैक्स बनेगा, लेकिन जीरो की वजह से 0 बनेगा। तो ये है, इसलिए इसको जीरो की वजह से जीरो रेटेड कहा जाता है। सेक्शन 5 इसको डील करता है, जो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं वो जीरो रेटेड है। और अगर आपका कोई कन्वेंस, कोई शिप वगैरह पाकिस्तान से बाहर जा रहा है और जब वो पाकिस्तान से बाहर जाने लगता है तो शिप पैसे नहीं चले जाते, शिप के ऊपर महीनों का सामान रखा जाता है ताकि इसने 10-15 दिन 30 दिन में फलां पोर्ट में पहुँचना है। तो दरमियान में ये तो नहीं होगा कि रुक के समंदर के अंदर रिफ्यूलिंग करवा लें, दरमियान में रुक के फलानी चीज़ उठा लो, समुंदर में कहाँ रुकेगा। रुकना होगा तो किसी न किसी पोर्ट भी जाकर रुक सकता है। उसके अलावा बहरुल काहल में या पैसिफिक ओशन कहा जाता है या अटलांटिक ओशन है, उसमें तो कहीं नहीं रुक सकता। ओशन में तो कहीं दूर वहाँ पे तो करीब है ही नहीं कोई भी, तो उसके ऊपर स्टोर्स रखे जाते हैं, उसके ऊपर कंज्यूमेबल चीज़ें, गुड्स रखी जाती हैं। तो वो चीज़ें जो जहाज़ों के ऊपर जाएंगी क्योंकि उन्होंने बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर जो है वो जीरो रेट होगा, 15 नहीं होगा बल्कि क्या होगा जीरो रेट होगा, ठीक है। और एक्सपोर्ट वालों पे जीरो रेट होगा, तो इस वजह से जीरो रेटेड है। और फिर जीरो रेट का आपको क्या मिल जाता है, क्या मिलता है, रिफंड मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है। लेकिन जो ड्रॉबैक है, जो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ही होता है ना वापस ले लो, तो ड्रॉबैक को प्रोहिबिट कौन कर सकता है। अगर आपने कोई मस्तियाँ की हुई हैं तो मस्तियों को, जैसे आपने स्टोर भेजा, आपने स्टोर जो पाकिस्तान में भी इस्तेमाल करते रहे उसको भी कहा उसमें डालो, गलत कर रहे हो आप, तो अगर गलत कर रहे हैं तो फिर आपका ड्रॉबैक को रोका जा सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है कोर्ट। फिर एक ये भी बात मैंने बताई थी लास्ट आप लोगों को ही लास्ट में, कि कुछ ऐसे ममालिक हैं, कुछ ऐसी बंदरगाहें हैं, ममालिक कंट्रीज और ऐसे पोर्ट्स हैं, अगर उनकी तरफ आप एक्सपोर्ट करके लेके जा रहे हो, अगर उधर एक्सपोर्ट करके लेके जा रहे हो तो वहाँ पे तो बिल्कुल ये नहीं मिलता, मिलेगा। लेकिन अगर उनकी तरफ लेके जा रहे हो, उन ममालिक की तरफ लेके जा रहे हो, उन बंदरगाहों की तरफ आप जा रहे हो जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा हुआ है कि यहाँ नहीं, तो वहाँ पर फिर आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। आगे आ जाते हैं, आगे आज का आखिरी सेक्शन है एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटीज ऑफ एक्साइज। एडजस्टमेंट आपको पता है कि मैंने बताया डेफिनेशन में, हमने कहा एडजस्टमेंट मीन डिडक्शन, एडजस्टमेंट मीन डिडक्शन। तो यहाँ एडजस्टमेंट मीन कि आपका जो बन रहा है कितना जमा करवाओ,
उसमें से आप कुछ माइनस करवाना चाह रहे हो, कोई डिडक्शन करवाना चाह रहे हो, तो डिडक्शन कब मिलेगी, क्यों मिलेगी, वो बात हो रही है। अब ये कि एडजस्टमेंट आप लेना चाहते हो, आप डिडक्शन लेना चाहते हो, जी लेना चाहता हूँ। तो जनाब आपने कोई साइज वाली गुड़ खरीदी है या नहीं खरीदी? जी खरीदी है। खरीदी है तो क्या जब आपको वो बंदा बेच रहा था तो उसने जब बेची है तो इनवाइस बनाई है? जी जी इनवाइस बनाई है। तो क्या इनवाइस के ऊपर आपका नाम लिखा है? जी लिखा है। क्या उसके ऊपर आपका NTN STRN आपका एड्रेस लिखा है? जी लिखा है। क्या इसके ऊपर वैल्यू सही तरह लिखी गई है कि वैल्यू एक्सक्लूडेड, एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू इंक्लूसिव और सेम? जी लिखा है। अगर ये सारा कुछ है, अगर ये सारा कुछ है तो आप फिर क्या कर लो, एडजस्टमेंट ले लो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर एडजस्टमेंट के बारे में सोचना भी ना। अच्छा ये सारा कुछ भी हो गया, लेकिन जिस बंदे ने आपसे इकट्ठा किया, किसी को तो आपने पे किया होगा ना, आपने डायरेक्ट डिपार्टमेंट को नहीं दिया होगा, जब खरीद रहे तो उसी को दिया होगा। जिसको आपने दिया उसने भी रिटर्न फाइल की है। अगर उसने रिटर्न फाइल करते हुए आपको डिक्लेयर ही नहीं किया कि मैंने जाहिद को बेचा है, तो जाहिद का एडजस्टमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, फिर उसने चलो लिख दिया कि मैंने जाहिद को बेचा है, लेकिन जाहिद से जो टैक्स इकट्ठा किया है वो पे नहीं किया, FBR में पे नहीं किया, FBR में, तो जाहिद बेचारा भी नहीं ले सकता उसकी एडजस्टमेंट, क्योंकि एक तो उसको डिक्लेयर करना जरूरी है और दूसरा क्या जरूरी है, वो पे करना भी जरूरी है। अगर पे नहीं करेगा तो जाहिद की एडजस्टमेंट उड़ जाएगी। सेल टैक्स वाला देखिए होता है। हाँ 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 हाँ। फिर वो कहता है कि फिर वो कहते हैं कि एडजस्टमेंट तो आपने लेनी है। आपके पास गुड्स पड़ी हुई हैं, जो आपने खरीदी है वो सारी बिक भी सकती हैं और पड़ी भी हो सकती हैं, आपके पास पड़ी हैं और आप उसको वेस्ट करना चाहते हो, नहीं बिकी, वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन वेस्ट करोगे तो इसका फायदा तो तुम इधर इनपुट का ले चुके हो ना। तो वेस्ट करते हुए कहता है कि हम रेगुलेट करेंगे कि वेस्ट करने पे क्या करना है। अगर वेस्ट करोगे तो हो सकता है जो एडजस्टमेंट तुमने ली है वो तुमसे वापस ले ली जाए, क्योंकि गोदाम से आप ज़ाया करने लगे हो, आप उनको डंप करने लगे हो, समुद्र में फेंकने लगे हो, ये तो बिक ही नहीं रहा। लेकिन उसके अंदर जो फ़ायदा तुमने ले लिया था, क्योंकि तुमने एडजस्टमेंट ले ली थी, जो तुमने डिडक्शन ले ली थी, वो डिडक्शन का फिर क्या होगा, फिर फैसला होगा। जो कस्टमर वाले आते हैं देखते हैं फिर कि क्या वेस्ट हो रहा है, दिखाओ इधर क्वांटिटी बताओ, आप कहते हो मेरा बिका नहीं, ठीक है। तो ये है, तो इसमें और भी है कि फिर गवर्नमेंट को इख्तियार हासिल है कि वो एडजस्टमेंट को कम भी कर सकती है और एडजस्टमेंट को बढ़ा भी सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी शुड एंड, इट्स वेरी क्लोज टू 1 o'clock। तो आज हम इसका यहाँ पे डिसकंटिन्यू करते हैं। और प्लीज़ एक नोट करें कि जब मैं जो वीडियोस में आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या एक लॉजिकल बेस पे सेंड कर रहा होता हूँ, उसको प्लीज़ टाइमली देख लिया करें। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो नोट कर लें कि मैं दोबारा वो सेंड कर रहा हूँ, ग्रुप के अंदर ही आप लोग नए सिरे से देखें, और जो पुराने हैं जिनकी मिस हो गई हैं वो दोबारा देखें, ठीक है। दोबारा देखने के बाद रेड बुक को कंसल्ट करें और रेड बुक से पक्का करने के बाद फिर MCQ की तरफ जाएं। तो MCQ की तरफ जाएंगे तो आपको खुद पता लग रहा होगा कि MCQ बनाने वाले ने पिछले 8 साल पुराने MCQ उठा के दे दिए, उसने अब काम नहीं किया, वो पुराना ही चलाया जा रहा है और अब तो कानून चेंज हो चुका है, ठीक है। और प्लीज़ मैसेजेस जो होते हैं वो प्लीज़ सारा दिन ना किया करें, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैसेजेस का ना प्लीज़ कि वो हर वक्त ना किया करें, वो एक बंदा सिक सा हो जाता है, बीमार सा हो जाता है उनको ना, ठीक है जी। तो आपका बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह जो बैच 3 है उनको हम कल जो है वो 7 बजे रेडी रहें क्लास के लिए।
कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे क्लास के लिए टाइम है। तो टिल टुमारो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज जी। चलें जी, तो बैकबोन में क्या था? यही उनको पढ़ाऊंगा कि आगे पढ़ाने से आगे स्टार्ट यहाँ से आगे? होगा। ये उन्हें पढ़ा दिया।